गुड मॉर्निंग। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक मिनट, मैं पेन लेके आती हूँ। पेन टेम्पलेट का पेन भूल गई मैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब बच्चे? ठीक है, ओके, वेरी गुड। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। आपके वहाँ का मौसम कैसा है? पानी भर गया होगा आपके वहाँ भी? आजकल पानी बहुत ज्यादा जगहों पे भरा हुआ है ना? बहुत ज्यादा मौसम के कारण तबाही और नुकसान हुआ है। तो आपके वहाँ सब ठीक है? बारिश हो रही है? ओह। अभी अभी यहाँ मौसम साफ है, मतलब खराब है मौसम, लेकिन बारिश नहीं है अभी। और वैसे आज हिमाचल में येलो अलर्ट है। मौसम अच्छा है। ओके। ओके, गुड। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है मौसम के कारण ना। अभी तक सब बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। क्लास का लिंक किसी को शेयर करना आता है तो कर दो प्लीज। एक बार बच्चों को पता चल जाए क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ से शेयर करना है। अंकिता है क्लास में? अभी नहीं आई ना? अंकिता ने कुछ सवाल पूछा था। भक्ति काल से था ना सवाल वो, जो हमने यूट्यूब पे किया। आपको आपका किसी का कोई सवाल तो नहीं है? अगर कोई सवाल है तो तब तक आप क्लियर कर ले, जब तक बाकी बच्चे आते हैं।
कहाँ से पूछा था सवाल अंकिता ने? किसी को कुछ पता है? हम्म, एग्जैक्टली पेज कहाँ पर है वो? चलो अंकिता आती है तो बात करते हैं, हमें मुझे मिल नहीं रहा। तब तक हम अपना करते हैं कंटिन्यू। मैम सर बोल रहे थे कि मैम से पूछूं टाइम कितने बजे का रखा है। देखो अभी बताती हूँ, टाइम तो हमारा वही है जो मतलब हमने रखा हुआ है, टाइम वही है। यहाँ पे बात करते हैं। अंजलि गुड मॉर्निंग। यहाँ पे पहले हम टाइम की बात करते हैं। देखो क्लास का टाइम तो हमारा है सुबह 10 बजे ना। मंडे और ट्यूसडे, ये हमारा दोनों दिन यूट्यूब क्लास है ना, यूट्यूब क्लास है। और बाकी डेज में कौन सी क्लास है? ऐप क्लास है। और दोनों का टाइम है सुबह 10 बजे, मॉर्निंग में है ना। अब मुझे बताओ, आप बोल रहे हो 4 बजे के बाद करने के लिए, मतलब 3 बजे के बाद, 4 बजे, 5 बजे, जब भी है ना। तो अब मुझे बताओ कि 6 से 7 बजे तक या फिर 7 से 8 बजे तक कितने लोग फ्री हैं इस टाइम में? इस टाइम में कितने लोग फ्री हैं? मेरे पास दो ऑप्शन, दो स्लॉट है। अगर आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं इन दोनों में से किसी एक में, तो फिर मुझे बताइए। 6 से 7, 7 से 8। बोलो। 4 बजे मैं कर नहीं सकती। 6 से 7। क्योंकि 4 बजे आप लोग बोल रहे हो, 4 बजे मुझे मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ 4 बजे के लिए, है ना। तो इन दोनों में से आप जो भी टाइम बोलेंगे मैं उसमें कर सकती हूँ क्लास। 7 से 8। 7 से 8। ठीक है, जिसमें बहुमत होगा हम वो ले लेंगे, है ना। अभी 7 से 8 में बहुमत आया, तीन ही जवाब हमारे पास आए हैं। और यही टाइम ठीक है, यही मतलब 10 बजे वाला। 7 से 8 धर्मो। ओके। क्योंकि 4 बजे के लिए मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ। 4 4 PM जो क्लास होती थी उसके लिए मैं नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो 10 बजे का मुझे आप लोगों के लिए लग रहा था थोड़ा कि आप कैसे एडजस्ट करेंगे। अब अंकिता भी बोल रही थी जॉब छोड़नी पड़ेगी मुझे, और आप लोगों का भी कॉलेज है, तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सर से बात की थी वैसे, 7 से 8 हो जाए तो भी इशू नहीं है। अच्छा, तो ठीक है। शाम को वैसे भी सब फ्री भी होते हैं इस टाइम तक। अगर आप खाना वाना भी बनाते हैं तो 7 8 मतलब 7 बजे तक आप बना सकते हो, नहीं तो 8 बजे के बाद भी बना सकते हो। 10 ठीक है। 10 सुबह वाला 10। आ, मतलब सब बच्चों के लिए कंफर्टेबल नहीं हो रहा है ना अंजलि, इस वजह से चेंज कर रहे हैं। अब सुबह बच्चों ने जाना है कॉलेज, है ना। और कुछ बच्चे, मतलब कुछ बच्चे क्या, अधिकतर बच्चे हमारे ऐसे हैं जो जॉब करते हैं ना। अधिकतर बच्चे जो हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं जॉब। तो नेचुरल सी बात है, अब सुबह 9 10 बजे से तो जॉब होती है स्टार्ट, है ना। और फिर 4 5 बजे फ्री होते हैं बच्चे। तो अधिकतर बच्चे 4 बजे फ्री हो जाते हैं, 4 बजे तक हो जाते हैं फ्री। तो फिर मैं सोच रही थी कि 4 बजे तो मैं नहीं कर पाऊंगी, इसके लिए मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हूँ। 5 से 6 भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि 5 से 6 भी मुझे काम होता है। तो 6 से 7 में कर सकती हूँ, 7 से 8 भी कर सकती हूँ। और 8 से 9 के लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 9 बजे आपकी फर्स्ट पेपर की क्लास भी होती है।
तो उस टाइम में भी आपको दिक्कत हो जाएगी कि आपको दो दो क्लासेस एक साथ पढ़नी पड़ेगी। अगर आगे आने वाले टाइम में 2 घंटे की क्लास हुई तो भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, है ना। 7 से 8 फर्स्ट पेपर की क्लास है, अंजलि बोल रही है। 7 7 बजे से 7 से किसकी क्लास होती है फर्स्ट पेपर की? 7 बजे भी फर्स्ट पेपर की क्लास है क्या? गुड मॉर्निंग पूनम। 7 बजे भी फर्स्ट पेपर की क्लास होती है, ये तो मुझे नहीं पता था। मुझे तो 9 बजे का पता है कि 9 बजे आपकी क्लास आजकल चल रही है फर्स्ट पेपर की। 7 बजे किसकी क्लास होती है, सना मैम की? अंजलि, मैम आपकी लाइव रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिली, नोट्स भी नहीं है अभी के ऐप पर। हाँ पूनम, अभी तक ऐप पर नोट्स मैंने अपलोड नहीं किए हैं। जो पढ़ा चुकी हूँ वो मैंने नोट्स टेलीग्राम पर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन किया है? टेलीग्राम चैनल सब बच्चों ने ज्वाइन कर लिया? अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो यूट्यूब क्लास के किसी भी उसमें डिस्क्रिप्शन में चले जाना। यूट्यूब क्लास के किसी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर में जाके नीचे हिंदी का आपको स्क्रॉल करके मिल जाएगा, हिंदी का चैनल। वहां पर सारे सब्जेक्ट के दिए हुए हैं। चलाती नहीं हूँ, कोई बात नहीं, आप डाउनलोड कर लेना, आपके काम का ऐप है वो, ठीक है। वहां पर क्विज भी हो जाता है, पता है आपको? क्विज भी बहुत अच्छे तरीके से वहां पर होता है। तो कोशिश करेंगे हम वहां पर करने की। अब मैं 1 2 दिन में फ्री होती हूँ तो मैं आपको क्वेश्चन वहां पर डाला करूंगी। आपको वहां पर क्वेश्चंस के आंसर भी देने हैं। जितना मैं पढ़ाती हूँ उसमें से क्वेश्चन बना के मैं आपको वहां पर डाला करूंगी। वहां पे आपको क्या मिलता है? 4 ऑप्शन मिलते हैं, ऐसे करके गोले होंगे, वहां 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको जो सही जवाब लगेगा उस पे आपको टिक करना है। और जब टिक करते हैं तो ऐसे फूल बरसते हैं उसमें, अगर आपका सही जवाब होता है तब। ऐप पे नहीं डालोगी? ऐप पे भी डाल दूंगी मैं पूनम, ऐप पे भी आपको मिलेंगे। पर मैं वैसे बता रही हूँ कि मैंने टेलीग्राम पे नोट्स दे दिए थे ना, तो ऐप की इसलिए ज्यादा मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि ऐप पे भी डालने हैं। तो कोई बात नहीं, ऐप पे डाल दूंगी, आज डाल दूंगी, है ना। कितनी तारीख से पढ़ा रहे हो मैम आप हिंदी? 3 जुलाई से। 3 जुलाई से हिंदी पढ़ा रही हूँ। और यूट्यूब पे पढ़ाई थी, ठीक है। यूट्यूब पे सारी क्लासेस थी अभी तक की। प्रियंका मैम का है। प्रियंका मैम की क्लास अब 7 बजे नहीं होती अंजलि, अब 9 बजे होती है, ठीक है। प्रियंका की क्लास अब 9 बजे होती है, 7 बजे नहीं होती है। चेंज हो गया आप टाइम, ठीक है अंजलि। चेंज चेंज हो गया है टाइम, पहले उसकी क्लास 7 बजे होती थी बट अब 9 बजे होती है। तो प्रियंका मेरी फ्रेंड ही है। तो 9 बजे क्लास होती है, चेंज हो गया है टाइम, शाम को 9 बजे, ठीक है। तो आप टेंशन मत लें, 7 से 8 सब ठीक है ना, सबके लिए कंफर्टेबल है ये टाइम? 7 से 8। अब अंकिता क्लास में नहीं है ना, और भी बच्चे क्लास में नहीं है, फिर बाद में कोई बोले कि मैम ये टाइम हमारे लिए सुटेबल नहीं है, तो फिर मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगी, है ना। सबके लिए ठीक है ना ये वाला टाइम, 7 से 8? तो फिर सर से मैं बात करती हूँ आज, क्योंकि सर को मैंने पहले बोला था, सर ने कहा था नहीं चेंज होगा। प्रियंका मैम की नहीं, अब चेंज हो गया है टाइम क्लास का। ओके, 9 बजे हो गया है टाइम। तो चिंता मत करिए, डोंट वरी, है ना। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता दिया है। यूट्यूब की किसी भी क्लास में, यूट्यूब की किसी भी क्लास में चले जाना, मेरी क्लास में, है ना। मोर के ऑप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में स्क्रॉल करके हिंदी का आएगा, हिंदी का अपने चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ ना, आपको साथ साथ में वहां पे क्विज करवाती रहूंगी, ठीक है।
आपके काम का होगा रात को जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं क्वेश्चन डाल दूंगी। अगर मैंने दो चार क्वेश्चन भी डाल दिए तो भी आपको वो बस आपको टिक ही करने हैं, वो सॉल्व करके मतलब ऑप्शन पे जैसे आपको एग्जाम में आता है ना ABCD, उसी तरह से ऑप्शन वहां पे होते हैं। तो वहां पे रिजल्ट भी आता है, और अगर मान लो पूरी क्विज मैंने वहां पर डाल दी तो आपका लीडर बोर्ड भी वहां पर आता है कि कैसे पूरा ऐसे दिखाएगा कि कौन पहले नंबर पर, कौन दूसरे पर, कौन तीसरे पर, चौथे पर, इस तरह से वहां पर दिखाता है। ठीक है, तो जैसे ही मैं फ्री होती हूँ एक दो दिन में तो मैं आपको वहां पर ये डालना शुरू करूंगी। तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं किया है ज्वाइन, वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और वहां पर आपको मैंने PDF दी है, एक अंधा युग की, अंधा युग, एक कविताओं की दी है। ये आपको अंधा युग नाटक पढ़ना है, कविताओं की दी है। कल मैंने क्या दिया था, आपका बंटी उपन्यास। ठीक है, आपका बंटी उपन्यास, ये सब आपको पढ़ना भी है जो मैं वहां पर डालती हूँ। अंधा युग नाटक और आपका बंटी उपन्यास, ये दोनों चीजें मैं वहां पर दे चुकी हूँ। यूनिट 5 की सारी कविताएं, सारी कविताएं वहां पर है। ठीक है, और अभी तक शायद मैंने इतना ही डाला है, बाकी अपनी क्लास की PDF है। तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मैं दे सकती हूँ आपको, तो सभी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो दोनों को आपको ज्वाइन करना है। और नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जिसने भी कोर्स ज्वाइन करना है, नया कोर्स ज्वाइन करना है, वो कोड को यूज कर लें, सरोज 10। 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अपनी फीस में। और अगर आपकी कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, फिलर फॉर्म से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये वाला कोड अप्लाई कर सकते हो, सरोज 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इसमें। ठीक है, तो आप बता सकते हो किसी को भी। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करें मैं बताती हूँ आपको अंजलि। ये देखो, ये व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है, इसको आप सेव कर लेना, ये सर का नंबर है, जितेंद्र सर का। तो आप इस नंबर को ज्वाइन करके ग्रुप जो टेलीग्राम, सॉरी, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप सर से बात भी कर सकते हो। ठीक है, आप मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, और ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलर फॉर्म ऐप आपने डाउनलोड किया हुआ है, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर बताएं, ये वेबसाइट है। ठीक है, तो ये मोटिवेशन आपके लिए कि जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। तो अगर आप चाहते हैं गूगल पर सर्च होना, तो फिर आपको खुद को खर्च करना पड़ेगा, है ना। सॉरी मैम, मुझे लेट हो गया, तो मैं आपको कब से याद कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग। क्लास का टाइम हमने चेंज कर दिया, अंकिता। ठीक है, क्लास का टाइम अब हमने 7 से 8 कर लिया है, मतलब मेरी तरफ से ये टाइम है, बाकी अभी सर को पूछते हैं, है ना। सर से बात करते हैं, तो आप ही बात कर लेना सर से, जैसे कल बात की थी आपने मैसेज में, कमेंट में, उसी तरह से सर से बात कर लेना कि 7 से 8 हमने डिसाइड किया है सबने मिल करके। ठीक है अंकिता। क्या कहा, मेरे घर की घड़ी अचानक 20 मिनट पीछे हो गई। अच्छा, वो कैसे हो गया भाई ऐसा। मॉर्निंग में 7 से 8, नो नो, मॉर्निंग नहीं, इवनिंग टाइम। इवनिंग में, मॉर्निंग चाहते हो आप 7 से 8? मॉर्निंग में चाहते हो, बोलो, मॉर्निंग भी ठीक है मेरे लिए। पता नहीं। अच्छा, अलार्म लगा के रखा करो आप क्लास के टाइम का, अलार्म लगा के रखा करो। ठीक है, तो अलार्म अपने आप बजेगा तो पता चल जाएगा टाइम का। घड़ी पे तो विश्वास नहीं कर सकते, फोन में टाइम सही होता है। मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग ठीक है, प्लीज। अच्छा, जल्दी उठ जाएंगे। हाँ, जल्दी उठ जाएंगे, और जिस दिन जाग नहीं आएगा उस दिन क्लास मिस कर देंगे, है ना, ऐसे ही होता है ना फिर। नहीं मैम, मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये मतलब सभी इवनिंग के लिए सब कंफर्टेबल है ना, तो इवनिंग में कर लेंगे, है ना। बेटे का स्कूल है, ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, चिंता मत करें, इवनिंग में 7 से 8 ठीक है, डन है। ठीक है, आप सर से खुद बात कर लेना कि हमारी मैम से बात हो गई है, और 7 से 8 हमने टाइम डिसाइड किया है, बाकी सर अपने आप बता देंगे आपको क्या करना है ना।
अगर वो उनके पास स्लॉट खाली हुआ 7 से 8 वाला तो वो हमें दे देंगे, तो हम 7 से 8 फिर क्लास शुरू कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इवनिंग में ये रहता है कि आप, हाँ इवनिंग बेटर है। इवनिंग में ये रहता है कि आप सारे काम से फ्री हो जाएंगे। आप अब थके भी होंगे, आप रेस्ट भी कर सकते हैं, साथ में आप क्लास भी देख सकते हो। सुबह आपको जाने की टेंशन रहेगी कि हमने जाना है, काम करना है पूरा दिन, होता है ना। तो फिर सुबह सुबह वैसे ही घर के काम और भी काम होते हैं, आना जाना होता ही है। तो सुबह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उठने में भी मुश्किल होता है ना, अगर थका होता है इंसान तो सुबह उठने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इवनिंग में ये है कि आराम से सारे बच्चे फ्री भी होते हैं, इस टाइम में सब फ्री हो ही जाएंगे लगभग। अगर जिस जो खाना भी बनाती होंगी लड़कियां, तो उनको क्या करना है, जल्दी बना लेना है खाना, है ना। 5 से 6 नहीं, 5 से 6 नहीं, 5 से 6 पता है क्या होता है, मीटिंग होती है फिलर फॉर्म की, बहुत बार मीटिंग होती है स्टाफ की। तो मुझे क्लास मिस करनी पड़ती है, मिस मतलब छोड़नी पड़ती है मीटिंग की वजह से क्लास, आपको पता है पहले भी मेरे को छोड़नी पड़ती थी, है ना। तो फिर ये बात को ध्यान में रखते हुए कि 5 बजे क्लास का टाइम होता है, तो मुझे उसी हिसाब से चलना है ना। तो 7 से 8 ठीक है हमारा, हम क्लास मिस नहीं करेंगे। 4 से 5 भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ये हमारी बात हो चुकी है अंकिता सारी। ठीक है, अब हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, अब हम आगे चलेंगे पहले के जैसा। ना ना, मतलब वो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है 4 वाला टाइम ना। ठीक है, 4 PM जो है मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है वो। तो ये ही टाइम ठीक है अभी, बस इसी को देख लेना, डिसाइड कर लेना, मतलब हो ही गया है डिसाइड। सर से बात कर लेना अब आप, ठीक है। इतना हो गया ना। अब हम पढ़ते हैं, चलो अब बिना टाइम गंवाए हम फटाफट। अच्छा अंकिता, आपका सवाल क्या था, पहले जल्दी से सवाल बता दो फिर हम आगे चलते हैं। सवाल ये बताओ कि कौन से पेज पर है और कहाँ पर है, तो उधर से बात कर लेंगे हम जल्दी से। पेज नंबर बता दो जल्दी, फिर हम अपने उस सवाल को क्लियर करके फटाफट आगे चलेंगे, क्योंकि आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट रहेगा तो आगे समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। पेज नंबर 63। 63, मेरे पास भी 63 होगा या नहीं। प्रकरण कितना है, प्रकरण बताओ। प्रकरण, और किसी का सवाल है तो जल्दी से आप बता सकते हैं। और किसी ने कुछ बोलना है, कुछ कहना है तो जल्दी से बताएं, हम फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे आगे। अंकिता प्रकरण बताओ कितना है। थोड़ा जल्दी कर लो बेटा, टाइम हमारा जा रहा है वरना। 63 नंबर पेज पे तो मेरे पास, हाँ पूर्व मध्य काल का मैं समझ गई, वो तो मैं समझ गई। पूर्व मध्य काल का प्रकरण कितना है ये बताओ। वो तो मुझे पता चल गया था कि आपने भक्ति काल से सवाल किया है, आपने पेज भी छोटा सा ही निकाल के दिया था। प्रकरण 1। हम्म, प्रकरण 1, अब ये कहाँ जैसे मिलेगा। प्रकरण 1 में यहां से पढ़ना है, यहीं से पढ़ लेंगे, हाँ ना। इससे अगले वाली स्लाइड से पढ़ना है वैसे।
प्रकरण 1 भी तो काफी बड़ा है, कहाँ ढूंढूं मैं? इन संतों के ईश्वर। हाँ, ये पंक्ति मुझे याद है। ये वाला लाइन, ये पंक्ति मुझे याद है। लेकिन मुझे यहाँ पे बुक में मिल जाता तो थोड़ा अच्छे से मैं आपको समझा पाती ना। इन संतों के ईश्वर। थोड़ा पहरा बताओ कहाँ से शुरू होता है फिर। नामदेव के बारे में जहां पर, उससे आगे पीछे कहीं कहाँ पर है? या फिर ऐसे ही बता देती हूँ, अब मुझे मिल नहीं रहा ये। बस ये ही लाइन थोड़ी नहीं समझ आई। अच्छा चलो, मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। आपने लिखा है इन संतों के ईश्वर, कहाँ थे हम, यहाँ ना। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे। अब देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ पहले मैं ये पंक्ति, फिर आपको समझाती हूँ। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप या प्रेम स्वरूप ही रहे। धर्म स्वरूप ना हो पाए, ऐसे ही है ना। धर्म स्वरूप ना हो पाए। ठीक है। तो ये कथन है शुक्ल का। शुक्ल का कथन है ना। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि धर्म से शुक्ल का मतलब क्या है। धर्म से शुक्ल का मतलब है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म में क्या है? हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा है ना। मूर्ति पूजा बोले तो देवी देवताओं की पूजा। और देवी देवता कितने हैं? कितने हैं देवी देवता? 33 करोड़, है ना। इतने सारे देवी देवता हैं और मूर्ति पूजा है हिंदू धर्म में। ठीक है। तो शुक्ल के कहने का मतलब हिंदू धर्म से है, धर्म स्वरूप का मतलब कि हिंदू धर्म से है। हाँ। तो ये जो बात कर रहे हैं यहां पर कि इन संतों के ईश्वर, जो जितने भी संत कवि हुए हैं, संत कवियों में हमने देखा था कबीर। और कबीर के शिष्य कौन? धर्मदास, नानक और मलुकदास। और कौन है? नामदेव। और नामदेव तो हम दोनों में लेते हैं ना, सगुण निर्गुण दोनों में, है ना। तो नामदेव का भी इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है परिचय। उसके बाद कौन कौन आते हैं इसमें? अक्षर अनन्या, मलुकदास, गुरु नानक, सुंदरदास और दादू दयाल, है ना। दादू दयाल और सुंदरदास और अक्षर अनन्या। ठीक है। अब ये आगे सारे संत कवियों में। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि इन संतों के ईश्वर, अब ये सारे क्या लेकर चल रहे थे? एकेश्वरवाद को। एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद को लेकर चल रहे थे ये सारे। एकेश्वरवाद का मतलब क्या है? एक ही ईश्वर की उपासना, एक ही ईश्वर की उपासना। ठीक है। एक ही ईश्वर की उपासना। और हिंदू धर्म में क्या था? मूर्ति पूजा और बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना। ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि इन संतों के ईश्वर कैसे थे? ज्ञान स्वरूप। अब ज्ञान मार्ग की शाखा थी संतों की। ये जो संत हैं इनकी शाखा कौन सी थी? ज्ञान मार्गी। ज्ञान के मार्ग को लेकर चल रहे थे, ये ज्ञान का ही उपदेश देते थे ये, है ना। एक ईश्वर की उपासना, यस। तो ये ज्ञान को ही लेकर चल रहे थे या प्रेम स्वरूप ही रहे?
अब प्रेम स्वरूप, प्रेम का प्रेम तत्व इन्होंने कहां से लिया था? कहां से बताते हैं शुक्ल इन्होंने प्रेम तत्व लिया? सूफियों से। प्रेम तत्व सूफियों से लिया। और हमने देखा था कि जो सूफी लोग हैं वो ईश्वर की आराधना, इस ईश्वर की उपासना किस रूप में करते हैं? पत्नी रूप में। मतलब पति वो खुद बनते हैं, पत्नी वो अपने ईश्वर को मानते हैं। ठीक है। और जो संत है इसके विपरीत हैं, वो क्या करते हैं? ईश्वर को किस रूप में मानते हैं? पति के रूप में, है ना? तो प्रेम, प्रेम को लेकर वो चल रहे हैं। प्रेम के साथ ही वो ईश्वर की उपासना कर रहे हैं और लोगों से भी वो प्रेम कर रहे हैं। प्रेम कैसा दिखाया गया है सूफियों में? कि जब कोई दुखी होता है तो उसके साथ नदियां, नाले, पर्वत, पहाड़, पशु, पक्षी सब रोने लग जाते हैं। दिखाया है उसमें ना ऐसा, है ना? सब रोने लग जाते हैं, जितनी भी प्रकृति है वो सब रो रही है, यानी कि प्रकृति भी इन्वॉल्व है, प्रेम है। प्रेम के कारण ही वो सब रो रहे हैं ना। तो प्रेम स्वरूप इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप नहीं हो पाए। अब धर्म स्वरूप नहीं हो पाए का मतलब क्या है यहाँ पर? कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। सीधी सीधी बात। ठीक है। हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, यानी कि इसको, मूर्ति पूजा को। हो गया क्लियर? धर्म स्वरूप नहीं हो पाए उनके ईश्वर, प्रेम स्वरूप और ज्ञान स्वरूप ही रहे। अब बताओ, क्लियर होगी ये बात? किसी को कोई डाउट यहां तक, यहां पर कुछ समझ नहीं आया हो तो बताएं। यस। ओके। तो अब हम चलते हैं, हम थे आदिकाल पर, प्रकरण 2 हमने पढ़ना है ना? अगर बुक है तो निकाल ले जल्दी से। हाँ मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच, वेलकम। तो ऐसे सवाल आप पूछते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। सवाल पूछा करें, तब मुझे समझ लग आएगा कि आप पढ़ रहे हो, आपका ध्यान है पढ़ाई में। तो अंकिता ने सुबह सवाल किया था, मुझे खुशी हुई, मेरा मन था कि मैं यही जवाब दे दूं, पर मैंने सोचा कि नहीं, क्लास में जवाब देना अच्छा है, बाकी बच्चे भी सीखेंगे। दिमाग खुल गया, गुड। तो बाकी बच्चे भी सीखते हैं, फिर सबको मौका मिलता है सीखने का, है ना? और क्योंकि जैसा हम यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के आपको समझा पाएंगे वैसा मैं वहां नहीं समझा पाती। वैसे मैं ऑडियो वहां पर डाल सकती थी, पर उससे अच्छा था कि मैं यहाँ क्लास में समझाती सब बच्चों को एक साथ, क्योंकि सभी को जरूरत रहती है सीखने की, है ना? तो सवाल पूछते रहा करें, जो आप रिवीजन किया करें जो मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है? जो समझ नहीं आता है पूछा करें, सवाल करते हैं तो अच्छा लगता है कि आप पढ़ रहे हो और आप सवाल कर रहे हो, आपको आपका मन पढ़ाई में लगा है, तो अच्छा लगता है ना? तो सभी बच्चे सवाल पूछा करें जरूर। अब चलते हैं हम आगे, और यहां से हम पढ़ते हैं आदिकाल का प्रकरण 1। हाँ, अभी तो एक में ही हम, है ना? कल तो हमने पहला ही पेज पढ़ा था ना। तो मैं कर लेती हूँ पेन का कलर चेंज, वरना ज्यादा ही रेड रेड हो जाएगा। तो कर देती हूँ उसको ब्लू। ठीक है। ये मैंने एक लाइन आपको कल समझा दी थी, प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। तो बात है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी ऐसा ही कथन है, बस शब्दों का हेर फेर है, कथन सेम ही है। वो कहते हैं कि जैसे गाथा प्राकृत का अपना छंद है, वैसे ही दोहा जो है वो अपभ्रंश का अपना छंद है, एक ही प्रकरण है। ओके। तो ये पूरी जो पंक्तियां हैं इंपॉर्टेंट है, नोट करनी है आपको, और ये पूछी जाती है, पेपर में पूछी जा चुकी हैं कई बार। अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी में, प्रकृताभास हिंदी का मतलब जिसमें प्रकृति का आभास हो, नेचुरल जो भाषा है उसका आभास हो। और हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता कहाँ पर मिलता है? अगर आपको पूछ लिया जाए कि अपभ्रंश या प्रकृताभास, या फिर वहां पर अपभ्रंश ही दिया हो, प्रकृताभास नहीं दिया हो, या फिर प्रकृताभास अकेले ही दिया हो, अपभ्रंश नहीं दिया हो, तो आपको वहां पे क्या करना है? ध्यान रखना है कि पुराना पता, मतलब कि सबसे पुराना पता, यानी कि सबसे पहले जो वर्णन मिलता है आपको, लिखा हुआ कोई लेख मिलता है, तो कहां पर मिलता है? तांत्रिक और योग मार्ग बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर, विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में।
तो तांत्रिक मैंने आपको बताया था सिद्धों को कहते हैं, सिद्धों को। सिद्ध जो थे वो सिद्धियां करते थे, है ना। और सिद्धियों से आपको याद रखना है भूत सिद्धि। भूत सिद्धि कौन करते हैं? तांत्रिक। ठीक है, तांत्रिक करते हैं। तो तांत्रिक किसको कहा गया? सिद्धों को। सिद्धों को मतलब तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों, जो ये सारी शाखाएं निकली कहां से थी? बौद्धों से निकली थी। इसीलिए योग मार्गी बौद्धों कहा गया है यहाँ पर। कि सांप्रदायिक रचनाओं, सांप्रदायिक मतलब उनकी जो धर्म से रिलेटेड जो रचनाएं हैं, है ना। सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में किसका पता लगता है? अपभ्रंश का या प्रकृताभास हिंदी का। उसके बाद है मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो ये वाली पंक्ति पूरी मतलब पंक्ति का पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कब से, कब से माना जा सकता है। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे याद रखना है आपको मुंज और भोज का समय याद रखना है। मुंज और भोज के समय से में तो अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक। ये कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ये मैं आपको बताती हूँ। ये वाली पंक्ति जो है, ये वाली पंक्ति बहुत बार पूछी गई है। पूछी कैसे जाती है ये? अब पैटर्न चेंज होता है, पैटर्न किसी भी तरीके से चेंज हो सकता है, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं ना। तो यहां पर लिखा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल, क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो शुक्ल ने किसके समय से माना है, किसके समय से माना है? तो महाराजा भोज के समय से हमीर के समय तक, ये इसका आंसर था। ठीक है, ये कई बार पूछा गया है और ये वाला ऑप्शन हमेशा होता है ऑप्शन में। ये वाली पंक्ति हमीर के समय से महाराजा भोज के समय से हमीर के समय तक, ये वाला ऑप्शन होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ, जनश्रुति मतलब कि सुनने में ये बात है, लोग ये बातें बोलते हैं कि इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है, पर इसका कहीं कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आगे है आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। जो पहले 150 साल हैं उसके भीतर किसी भी रचना की विशेष प्रवृत्ति मतलब जो चल रही है वो ठीक है, पर कोई खास प्रवृत्ति चल रही हो ऐसा नहीं है। महाराजा भोज और हमीर के समय तक, हाँ गुड। तो धर्म नीति श्रृंगार वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। तो आपको ध्यान रखना है विशेष प्रवृत्ति निश्चय नहीं होती, बस कौन किस प्रकार की रचनाएं लिखी जाती थी? धर्म नीति श्रृंगार वीर सब प्रकार की रचनाएं, किसमें? दोहों में। ध्यान रखना है आपको कि किस धर्म नीति श्रृंगार वीर आदि की रचनाएं किस में लिखी जाती थी, है ना। तो आपको वहां पे ऑप्शन दिए होंगे तो आपको दोहों में याद रखना है, दोहों में लिखी जाती थी। आगे लिखा है इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, निर्दिष्ट और अनिर्दिष्ट। निर्दिष्ट होता है जो दिशा निर्देश देते हैं, अनिर्दिष्ट होता है जो दिशा निर्देश ना दे। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत मतलब आगे को कोई रास्ता नहीं खुल रहा है, क्योंकि कोई खास प्रवृत्ति नहीं चल रही है, अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां एक साथ ही चल रही हैं, इसलिए कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा है कि इसी रास्ते पर हमें आगे तक चलना है। तो अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, हमने देखा था ना कि मुसलमान जब भारत आए तो बहुत कुछ ह्रास हो चुका था, है ना। उनसे उनके सामने देव मंदिर गिराए जाते थे, मूर्तियां तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, ये सब हम भक्ति काल में पढ़ चुके हैं। तो मुसलमानों की चढ़ाइयों का जब से आरंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। तो उससे पहले तक कोई भी विशेष प्रवृत्ति नहीं थी, लोक नीति श्रृंगार वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती थी। ठीक है,
पहले कोई भी प्रवृत्ति विशेष नहीं थी। लोक, नीति, श्रृंगार और वीर। श्रृंगार और वीर सब प्रकार की रचनाएं किस में मिलती थी? दोहों में। किस में मिलती थी? दोहों में मिलती थी। अरे यार, ठीक है, यहां से आपको ध्यान रखना है। ये बता रहे हैं कि कब विशेष प्रवृत्ति मिली इनको? जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ हुआ। दोहों में, गुड। तो जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ हुआ, जब मुसलमानों की चढ़ाइयों की शुरुआत हुई, जब मुसलमान भारत आए, जो हमने भक्ति काल में आगे पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। तो तब तक क्या था? कोई विशेष प्रवृत्ति नहीं थी। सिर्फ अलग अलग प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी, वो भी दोहों में लिखी जा रही थी। दोहों के अलावा कोई भी और किसी रीति से काव्य नहीं लिखा जा रहा था। काव्य या मतलब साहित्य नहीं लिखा जा रहा था। हम काव्य बोल रहे, साहित्य नहीं लिखा जा रहा था, ठीक है। आगे है, यहां पर विशेष प्रवृत्ति शुरू होती है। जब हिंदी साहित्य की शुरुआत होती है, जब मुसलमानों की चढ़ाइयां होती हैं, तब एक विशेष प्रवृत्ति होती है। तब मतलब भक्ति काल आता है और लोग भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लोगों का ध्यान जो है वो ईश्वर की ओर जाता है। आगे है, राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज सभाओं में सुनाया करते थे। मैंने आपको बताया था कि जो राजाओं के आश्रय में कवि रहते थे, वो क्या करते थे? राजाओं की प्रशंसा में ही लिखते थे। तो जो वो नीति और श्रृंगार के दोहे लिखते थे, फुटकल दोहे, राजसभाओं में सुनाते थे वो, क्योंकि जब राजा के दरबार में सभा लगती थी तो वहां पर सुनाते थे। उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्र, तो जो उनके आश्रयदाता राजा थे, जो जिनके आश्रय में वो कवि रहते थे, उनके पराक्रम पूर्ण चरित्रों का वर्णन, उनकी गाथाओं का वर्णन और वर्णन भी किया करते थे। मतलब उनके पराक्रम के काम, कि कैसे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, कैसे लड़ाइयां जीती, कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितनी जीती, कितनी हारी, ये सब कुछ वो लिखते थे, है ना। हारने का तो वो कम ही लिखते थे, जीतने का लिखते थे वो ज्यादा। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। अब ये बता रहे हैं कि ये प्रबंध परंपरा किस नाम से मिलती है? रासों के नाम से। कौन सी प्रबंध परंपरा मिलती है रासों के नाम से? जिसमें जो कवि थे वो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में लिखते थे, ठीक है। तो एक रस जैसा आता था उन बातों को सुनने में, है ना। राजा जो है वो रसमग्न हो जाते थे कि वाह, हमारी प्रशंसा की जा रही है ना। और प्रजा को भी लगता था कि वाह, हमारा राजा कितना महान है। तो क्या चल रहा था? यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने क्या कहा? वीर गाथा काल। इस काल को लक्ष्य करके क्या कहा हमने? वीर गाथा काल। मैंने आपको बताया था ना कि विशेष प्रवृत्तियों के आधार पर ही ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नामकरण हुआ है ना। तो क्या हुआ अंकिता? अच्छा है, आप हंसी खुशी आप सीखें पढ़ते, हंसते हुए। और यहाँ पे है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने, ये मैंने कल बताया था कि विशेष प्रवृत्ति के आधार पर जो हिंदी का साहित्य का जो काल विभाजन किया गया है, वो एक विशेष प्रवृत्ति के आधार पर ही किया गया है। रासो साहित्य वीरगाथा काल, यस। तो इसको हमने वीरगाथा काल नाम दिया। ये शुक्ल बता रहे हैं कि मैंने क्यों दिया था इसको वीरगाथा काल नाम, क्योंकि वीरों की गाथाओं का वर्णन इसमें किया गया था। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है। असंदिग्ध का मतलब क्या हुआ? एक तो हुआ संदिग्ध और एक हुआ असंदिग्ध।
संदिग्ध मतलब जिसमें संदेह है, शक है कि ये रचना उपलब्ध है या नहीं। संदेह और शक दोनों एक ही शब्द है। असंदिग्ध जो बिना संदेह के हो, जिसमें कोई शक ना हो, जिसमें कोई डाउट ना हो। ठीक है। अब शक किस बात का, किस बात का शक? शक इस बात का कि क्या जो रचनाएं इन्होंने बताई हैं, क्या वो सच में इतिहास में हुआ है या अपने आप से कहानियां बना दी हैं, है ना। तो जो जो साहित्य नहीं मिला है लिखा हुआ, और उसका जो वर्णन तो दिखा है कहीं पर, लेकिन वो साहित्य लिखा नहीं मिला है, उसकी कोई प्रतिलिपि नहीं मिली है, तो वो असंदिग्ध है। सॉरी, संदिग्ध है, वो संदेह है उस पर, क्योंकि कोई कुछ प्रूफ नहीं मिला है लिखा हुआ, है ना। कोई रियल में स्टोरी लिखी हुई नहीं मिली है, और इतिहास कुछ नहीं मिला है, बस लोगों ने उसका जो वर्णन कर दिया गया है वही मिला है, तो वो झूठ भी हो सकता है। तो इसलिए संदिग्ध और असंदिग्ध शब्द यहाँ पर दो दिए जाते हैं। कि संदिग्ध मतलब जिन ग्रंथों पे आपको संदेह है, जिसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है ना। कईयों का ऐसा है कि मान लो कोई राजा का नाम लिखा है, अब वो राजा साहित्य में तो है, इतिहास में तो है वो राजा, है ना, इतिहास में वो राजा पाया जाता है, लेकिन उस राजा का जो समय दिया हुआ है, वो समय मैच नहीं कर रहा है। अगर उसको पूरी खोजबीन उसकी की जाए, जांच पड़ताल की जाए, तो वो समय मैच नहीं कर रहा है। जो उसका या उसने कोई युद्ध लड़ा हो और उसका इतिहास में वर्णन ना हो, और ऐसे ही कहीं लिखा हुआ मिले, और उसका कोई स्पष्ट प्रमाण ना हो, तो कैसे मान सकते कि सच में उस राजा ने ये युद्ध किया था, या फिर सच में वो राजा जीता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। एक मिनट रुकना। सॉरी। तो मतलब संदिग्ध है, यहां पर बताया है कि साहित्यिक सामग्री जो प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है, मतलब कुछ में संदेह है और कुछ में संदेह नहीं है, किसी में शक है, किसी में शक नहीं है। कुछ का प्रमाण मिल रहा है सही रीति से कि सच में वो राजा भी मौजूद है, राजा के साथ जिस राजा का युद्ध हुआ है, किसी दूसरे देश पर उसने चढ़ाई की है, वो बातें उसके लिखित प्रमाण है, उसकी डेट्स भी सही है, उसमें जो पात्र है वो भी सही है, सब कुछ ऐसा इतिहास में था, और सारे प्रमाण उसके सही मिलते हैं, तो वो असंदिग्ध है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पर अगर नहीं मिल रहा है कोई प्रमाण, तो वो संदेह है, उसमें संदिग्ध है वो सामग्री। ठीक है। तो यही बात बता रहे हैं कि आदिकाल के संबंध में ध्यान देने योग्य बात है यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है, उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री में जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्रकृताभास, प्रकृति की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। तो जो असंदिग्ध सामग्री है, जो कुछ प्राप्त है, मतलब असंदिग्ध है, संदेह नहीं है, और प्राप्त है वो, तो उसकी भाषा अपभ्रंश और प्रकृति का आभास देने वाली, यानी कि प्रकृति की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है ना। प्रकृति भाषा में जो रूढ़ियां पाई जाती हैं, उससे बद्ध हिंदी मतलब कि उससे बंधी हुई, तो मतलब वो रूढ़ियां भी उसमें मौजूद हैं, और वो प्रकृत भाषा है, तो वो वाली हिंदी है उसमें। इस अपभ्रंश या प्रकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय कि इसकी रचनाएं मिलती हैं, वह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे, विभक्तियों, कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि में भी बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिसघिसाकर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप ना लेकर कवि और चारण आदि भाषा को बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई सौ वर्ष पहले के कवि परंपरा रखती चली आती थी। ठीक है। आगे देखते हैं अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं। तो कहां पर मिलते हैं अपभ्रंश के नमूने? पद्यों में, यानी कि कविताओं में। वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक, यानी कि बाद तक, शुक्ल का जहां पे आपको पीछे मिले उसका समझ लेना कि बाद है, मतलब उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही।
विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि, संभवतः शारंगधर, शारंगधर होगा ये, हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। क्या कह रहे हैं? चलिए वीर हमीर पा भर मेणई, मेणी कंपई, दिगमगरणा अंधार धूलि सुर रहा अच्छा ही। तो ठीक है, इसको यहाँ फिर सिर्फ भाषा का नमूना दिया गया है, आपको इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रकरण 1 हमारा कंप्लीट होने वाला है। दूसरी और खुसरो मियाँ, अमीर खुसरो का नाम सुना है आपने? अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां है ना, अभी आगे आएंगी। तो क्या है अमीर खुसरो? अमीर खुसरो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, अभी आगे आ जाएंगे। खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियां और मुकरियां कर रहे थे कि एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और विद्यापति, विद्यापति भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, विद्यापति की बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्रकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। मतलब वो क्या कर रहे थे? मैथिली भी लिख रहे थे और प्रकृत का आभास देने वाली पुरानी काव्य भाषा भी लिख रहे थे। वो क्या कहते हैं? बालचंद विद्या वही भाषा, दुह नहीं लगन दुज्जन हासा। तो बालचंद विद्यावई, विद्यावई का मतलब होता है विद्यापति, विद्यावई का मतलब है विद्यापति मैथिली भाषा में। ठीक है, विद्यापति। बालचंद विद्यावई भाषा, दुह नहीं लगन दुज्जन हासा। क्या बता रहे हैं कि जो विद्यापति की भाषा है, बालचंद, और बालचंद मतलब चंद्रमा, ठीक है, जैसे बता रहे हैं बालचंद और छोटा चंद्रमा जो है, बालचंद, बालचंद का मतलब होता है बालक चंद्रमा यानी कि छोटा चांद, छोटा चांद। बालचंद और बालचंद और छोटा चंद्रमा दुर्जनों का, दुर्जनों को समझ नहीं आते हैं। जिस प्रकार से छोटा चंद्रमा जो है वो दुर्जनों को समझ नहीं आता है, उसी प्रकार से विद्यापति की भाषा भी को समझ आता है। आगे आगे कहते हैं, और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। क्या कहते हैं? आगिन जुला की नीर में कंदो चलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रही बेचारी बेचारी। उनकी पंक्तियां और मुकरियां मिलती हैं। हाँ जी, सुनी है, मुकरियां भी सुनी है। गुड गुड, हाँ मैंने पढ़ाया था। हाँ ओके, अभी और पढ़ाऊंगी इस बैच में भी। यहाँ पे लिखा है आगिन जो लगी नीर में कंदो जलिया झाड़ी। अब क्या बता रहे हैं? आग लगी है नीर में, आग लगी पानी में, है ना? आग कहाँ लगी? आग लगी है पानी में। क्या ऐसा होता है आग पानी में लग जाए? कंदो जलिया झाड़ी, उत्तर दक्षिण की पंडिता रही बेचारी बेचारी। मतलब कि क्या हो रहा है? कबीरदास की उल्टी बानी, है ना? तो पानी में आग लगी है और जो उत्तर दक्षिण के पंडित हैं वो विचार कर रहे हैं कैसे हो गया, कैसे हो गया, कैसे हो गया, क्या बोल रहे हैं कबीर। पर वो समझ से बाहर है, सबकी समझ से बाहर है उनकी भाषा जो है, उनका कहने का मतलब जो है ना? आगे है सारांश है कि अपभ्रंश की परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषा का व्यवहार किया। ये वाली पंक्ति आपको याद रखनी है। एक ही कवि विद्यापति ने, मतलब एक ही कवि है विद्यापति और दो प्रकार की भाषाओं में उन्होंने लिखा है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। दो प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया, यानी कि दो प्रकार की भाषाओं में इन्होंने लिखा है। कौन कौन सी भाषा में? पुरानी अपभ्रंश भाषा और बोलचाल की देशी भाषा। एक तो पुरानी अपभ्रंश जो कि चलती आ रही थी, ठीक है, एक रीति से चलती आ रही थी, और बोलचाल की देशी भाषा यानी कि जो लोकल लैंग्वेज थी। वो दोनों ही लैंग्वेज को, दोनों ही भाषाओं को कहां पर लेकर आ गए? वो साहित्य में लेकर आ गए और उन्हीं में वो रचनाएं लिखने लगे। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। और क्या कहते हैं? देसिल बैना सब जन मिठाते तैसन जब जब जंपो अवहट्टा। मतलब क्या कहते हैं कि जो देशी भाषा है, देशिल बैना, बैना होगा ये, देशिल बैना, बैना मतलब जो जबान होती है यानी कि भाषा,
देसिल बैना, आज क्या हो रहा है मेरे से। देसिल बैना यानी कि देसी भाषा, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज है, देसी भाषा, लोकल लैंग्वेज। देसी का मतलब होता है लोकल, जो आपकी गांव की भाषा, आपके आसपास की भाषा है, ठीक है। देसिल बहना सब जन मिठा, सबसे मीठी होती है देशी भाषा। ते तैसन जंपो अवहट, इसीलिए मैं अवहट बोलता हूँ। तो वो देसी भाषा की भी तारीफ कर रहे हैं और अवहट की भी तारीफ कर रहे हैं। अवहट और अपभ्रंश एक ही बात है ना, है ना। तो क्या कह रहे हैं, देसिल बहना यानी कि लोकल लैंग्वेज की भी तारीफ हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर अवहट की भी तारीफ हो रही है। दोनों भाषाएं विद्यापति ने लिखी हैं। अर्थात देशी भाषा यानी कि बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है, ऐसा बता रहे हैं। इससे वैसा ही अपभ्रंश यानी कि देशी भाषा में मिला हुआ मैं कहता हूं। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। बोलचाल की भाषा को जो अपभ्रंश से भिन्न है, अलग है, कहा है। अतः हम भी इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके सब देश भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। अब आगे है प्रकरण 2। अब बताओ, क्लास को एंड करें या पढ़ना है प्रकरण 2 आपको, या कल पढ़ना है? कहिए, फिर उसी हिसाब से हम चलेंगे। कल पढ़ना है प्रकरण 2 या फिर आज शुरू कर दें इसको? बोलिए, आप जैसा सही समझे। फिर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा आज। क्या कल करते हैं? हाँ, कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं होगा, और ठीक है, कल ही करते हैं ना। तो आपको क्या करना है, सर से बात करनी है क्लास के लिए। हमारा जो टाइम डिसाइड हुआ है वो है 7 से 8, पता है आपको? 7 से 8 हमारा टाइम डिसाइड हुआ है, इवनिंग टाइम। ये, तो इस टाइम में आप सर से बात कर लेना कि सर इस टाइम में मतलब हम सभी फ्री हैं, तो आप ये वाला टाइम हमारे लिए चेंज कर दो, है ना। तो सर, मतलब आप लोगों की वजह से ही चेंज नहीं कर रहे थे वैसे, कि बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम बार बार टाइम चेंज करते हैं। तो अगर बच्चे ही अगर बोल रहे हैं करने के लिए, तो फिर जरूर सर एक्शन लेंगे। तो आप कर लेना बात, ठीक है। वैसे ही जैसे कल आपने बात किया था वैसे ही बात कर लेना। तो मिलते हैं कल की क्लास में। अगर कल सर ने मुझे कहा कि 7 से 8 है तो मैं आपको अनाउंस कर दूंगी, है ना। मैम, मॉर्निंग में क्लास नहीं होगी। श्वेता, श्वेता मॉर्निंग में अभी क्लास नहीं होगी। अब अगर इवनिंग टाइम होगा, हमारा चेंज हो गया, तो फिर हमारी इवनिंग में ही क्लास होगी, है ना। ठीक है, मॉर्निंग में नहीं होगी फिर। तो आप टेंशन मत ले, सर को बोलना है हमको, हाँ बोल देना। अभी कुछ नहीं पता, हाँ अभी कुछ नहीं पता, सर को बोलना पड़ेगा, सर जैसा भी कहेंगे। तो वैसे उसी हिसाब से हम आगे कर लेंगे, है ना। तो वैसे मॉर्निंग में अभी तो रखा ही है 10 बजे, अगर सर चेंज करते हैं तो रात को 7 से 8 हो सकता है। और उस टाइम सारे लोग फ्री हो ही जाते हैं, 1 घंटे की तो बात है, हमारा कोई बड़ी बात तो है नहीं। कल फिर इवनिंग में होगा, अभी पता नहीं है। श्वेता सुनो, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है आपने श्वेता? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है? वहां पर इंफॉर्मेशन दे दूंगी। और जो फिलर फॉर्म का चैट बॉक्स है ना, वहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। और साथ में ऐप के ऊपर अनाउंसमेंट होती है, वहां पर भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। 3 जगह पर मैं आपको इंफॉर्मेशन डाल दूंगी अगर कल क्लास शाम को हुई तो, ठीक है। जैसा भी सर बोलेंगे, या फिर हो सकता है मंडे से कहें सर, तो मंडे से फिर हम शाम इवनिंग टाइम में कर लेंगे। हो सकता है कि कल की क्लास, क्योंकि कल सैटरडे है ना, तो कल लास्ट क्लास है हमारी इस वीक की, तो हो सकता है कि सर मंडे से चेंज करें फिर टाइम को, है ना। तो अगर मंडे से चेंज करते हैं तो कल तो 10 बजे आपको यहीं पे आना है, 10 बजे आना ही है। और मंडे से हमारी फिर मंडे ट्यूसडे यूट्यूब क्लास होगी, तो वो फिर शाम के टाइम होगी। तो देख लेना, उसी हिसाब से हम काम करेंगे, है ना। बात कर लेना पहले। और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, यूट्यूब में मेरी कोई भी क्लास मिल जाएगी आपको, लाइव में जाना, और उसकी डिस्क्रिप्शन में
मोर पर क्लिक करके हिंदी का टेलीग्राम चैनल दिया होगा, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिल जाएगा, क्विज भी मिल जाएगी, और आपको अपनी तैयारी भी करते रहना साथ साथ में। क्लास इज ऑसम, थैंक यू वेरी मच। और फीडबैक देते रहें आप, ठीक है? आपको कैसा लगता है पढ़ाना, आप संतुष्ट हैं, खुश हैं पढ़ाने से, पढ़ने से? तो आपको ये सारे फीडबैक भी देते रहना है साथ साथ में। तो क्विज में देखूंगी, है ना, क्विज आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर ही। क्विज भी आपको साथ साथ में जो जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्विज भी देती रहूंगी, ताकि आपको रिवीजन भी होता रहे, है ना। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, बाकी सारी इंफॉर्मेशन डाल दूंगी जब भी जहां भी क्लास होगी, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत सा ख्याल रखें, और क्लास के लिए आप बात कर लें। बाय बाय।